नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों और द्वीप समूह वाले राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा को तेजी से मजबूत करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार सामरिक महत्व वाले और सीमांत क्षेत्रों के गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए स्थायी प्रणाली बनाने के वास्ते सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया। कोविड-19 से ठीक होने की दर 69.33% हुई और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को दी गई राहत से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। समाचार संध्या में अपने सहयोगी रवि कपूर के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली 2300 किलोमीटर लंबी समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का आज शुभारंभ किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने समय से पहले इस परियोजना के पूरे होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र की दिल्ली से और दिल से दोनों दूरियों को पाटा जाए। हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर जन, हर क्षेत्र तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचे और हर नागरिक का जीवन आसान बने। हमारा समर्पण रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर एरिया और समुद्री सीमा पर बसे क्षेत्रों का तेजी से विकास हो। साथियों, अंडमान निकोबार को बाकी देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजना अंडमान और निकोबार के लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस का उपहार है। इससे द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अंडमान को जो सुविधा मिली है उसका बहुत बड़ा लाभ वहां जाने वाले टूरिस्टों को भी मिलेगा। बेहतर नेट कनेक्टिविटी आज किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सबसे पहली प्राथमिकता हो गई है। पहले देश और दुनिया के टूरिस्टों को मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी का कम होना बहुत अखरता था। अपने परिवार से, अपने बिजनेस से एक प्रकार से उसका निरंतर संपर्क कट जाता था। अब ये कमी भी खत्म होने वाली है और जब लोग ज्यादा रुकेंगे अंडमान निकोबार के समंदर का, वहां के खान पान का आनंद लेंगे तो रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सीमावर्ती क्षेत्रों और द्वीप समूह वाले राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा को तेजी से मजबूत करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से अंडमान और निकोबार के निवासियों को डिजिटल इंडिया योजना के सभी लाभ मिल पाएंगे। अंडमान निकोबार के लोगों को भी मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट की वही सस्ती और अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी जिसके लिए आज पूरी दुनिया में भारत अग्रणी है। अब अंडमान निकोबार के लोगों को डिजिटल इंडिया के वो सभी लाभ मिल पाएंगे जो बाकी देश के लोगों को मिलते आ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हो, टूरिज्म से कमाई की बात हो, बैंकिंग ऑपरेशंस हो, शॉपिंग हो या टेलीमेडिसिन दवाइयां हो, अब अंडमान निकोबार के हजारों परिवार को भी ये ऑनलाइन व्यवस्थाएं मिल पाएगी। श्री मोदी ने कहा कि इस परियोजना से समुद्र से जुड़े देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे। अब जब भारत इंडो पैसिफिक में व्यापार, कारोबार और सहयोग की नई नीति और रीति पर चल रहा है, तब अंडमान निकोबार सहित हमारे तमाम द्वीपों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वी एशियाई देशों और समंदर से जुड़े दूसरे देशों के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों में अंडमान निकोबार की भूमिका बहुत अधिक है और ये निरंतर बढ़ने वाली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र जोशी ने इस ऐतिहासिक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है।
प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। ये ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है, करीब 20 साल से चल रहा है। सबसे उल्लेखनीय यह है इसके आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के एजेंडा पॉइंट में शामिल होने व पीएमओ तथा संचार मंत्रालय के पूर्ण सहयोग के बाद ही यह कॉन्ट्रैक्ट हो पाया। इसके साथ ही मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो सेगमेंट्स अब बच गए जल्दी से जल्दी फंक्शनल उनको कराने का प्रयत्न करें। इस परियोजना के शुभारंभ के साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में धीमे इंटरनेट का युग आज समाप्त हो गया। उपग्रह संपर्क के कारण द्वीप समूह में बहुत सीमित बैंडविड्थ उपलब्धता थी, लेकिन अब इसकी गति लगभग 100 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्टिकल फाइबर केबल से यूजर हर महीने अधिकतम 1500 जीबी डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार के मुख्य सचिव चेतन बी संघी ने चेन्नई पोर्ट ब्लेयर के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद इस परियोजना को समय पर पूरा किया गया है। 20 साल से जो अंडमान के द्वीपवासी सपना देख रहे थे वो अब पूरा होने जा रहा है। इसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, भारत सरकार के डीओटी है, बीएसएनएल है या गृह मंत्रालय में जो आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सबने एकजुट होकर पैंडेमिक के बावजूद इतने कम समय में समयबद्ध तरीके ऑन शेड्यूल इतने बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। ये अपने आप ऐतिहासिक कदम है। अंडमान के इतिहास इतना बड़ा कदम अगर कोई एक माना जाएगा आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद जब सोचा जाएगा तो ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशिया के इतने करीब हैं। हमारे यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है इस एक कदम से। जैसे मैनेजमेंट में कहते हैं ना, दिस इज वन सिल्वर बुलेट, तो दिस इज दी सिल्वर बुलेट फॉर अंडमान। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार सामरिक महत्व और सीमांत क्षेत्रों के गांवों में मोबाइल फोन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। श्री प्रसाद ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि सरकार दूर दराज के इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उपाय कर रही है, जिससे यहां के निवासियों और इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। श्री प्रसाद ने बताया कि ऐसे 354 गांवों में इस योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के 144 गांवों में योजना को लागू किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी देने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई गांव मोबाइल फोन सेवा की उपलब्धता के बिना नहीं बचेगा। उन्होंने बताया कि दूर संचार विभाग बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 24 आकांक्षी जिलों के गांवों में मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध कराने पर भी काम कर रहा है। श्री प्रसाद ने बताया कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांवों में भी मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए स्थायी प्रणाली तथा अनुमान और चेतावनी की प्रणाली में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल के उद्देश्य से सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और मौजूदा बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम विभाग और केंद्रीय जल आयोग जैसी अनुमान लगाने वाली एजेंसियां बाढ़ के बेहतर और ज्यादा उपयोगी अनुमानों के लिए ठोस प्रयास कर रही हैं। वे न केवल वर्षा और नदियों के जल स्तर के बारे में सूचना उपलब्ध करा रही हैं, बल्कि क्षेत्र विशेष में जल भराव के बारे में भी विशिष्ट अनुमान लगा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्र विशेष के लिए समय से चेतावनी देने की प्रणाली में निवेश बढ़ाना चाहिए, ताकि विशेष क्षेत्र के लोगों को नदी, तटबंध टूटने, जल भराव के स्तर और बिजली गिरने जैसी किसी भी खतरनाक स्थिति के मामले में समय से चेतावनी दी जा सके। श्री मोदी ने इस अवसर पर बल दिया कि कोविड स्थिति के मद्देनजर बचाव कार्य जारी रहने के दौरान राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग चेहरे को ढकने, हाथ धोने और पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसी सभी स्वास्थ्य सावधानियों का पालन करें। उन्होंने कहा कि हाथ धोने का सामान, सैनिटाइजर और फेस मास्क को भी राहत सामग्रियों में शामिल किया जाना चाहिए। इस मौके पर असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल के मुख्यमंत्रियों और कर्नाटक के गृह मंत्री ने अपने राज्यों में बाढ़ की स्थिति और बचाव कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने लोगों को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, एनडीआरएफ के दलों सहित केंद्रीय एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की।
इस बैठक में रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्रालय के राज्य मंत्रियों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज अवगत कराया। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बातचीत के दौरान योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों में किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों के बारे में उन्हें जानकारी दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी कि प्रदेश में 1 जून से 8 अगस्त तक होने वाली औसत बारिश से 10% कम वर्षा होने के बावजूद नेपाल और उत्तराखंड में हुई ज्यादा बारिश की वजह से प्रदेश के 20 जिले इस समय बाढ़ प्रभावित हैं। नेपाल से आने वाली 4 प्रमुख नदियां घाघरा, राप्ती, शारदा और गंडक उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तेज बहाव के चलते आजमगढ़, मऊ और गोंडा जिलों में 3 स्थानों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन उनकी मरम्मत कर ली गई है। लगभग 5,75,000 लोग इन 20 जिलों में बाढ़ से प्रभावित हैं और तकरीबन 38,000 हेक्टेयर भूमि में लगी फसल पर बाढ़ का असर पड़ा है। 15 जुलाई से अब तक बाढ़ की वजह से प्रदेश में 13 लोगों की जान गई है। राहत और बचाव के काम में इस समय एनडीआरएफ की 15, एसडीआरएफ की 9 कंपनियां और पीएसी के 17 फ्लड प्लाटून को बाढ़ग्रस्त इलाकों में तैनात किया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कर्नाटक सरकार ने राज्य में जून से हो रही लगातार वर्षा के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से 4,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। राज्य के राजस्व मंत्री आर अशोक ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद बेंगलुरु में पत्रकारों को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आपातकालीन तत्कालिक उपायों के लिए केंद्र से 395 करोड़ रुपए की राशि मांगी गई है। एक रिपोर्ट। लैंडस्लाइड की संभावना वाले प्रदेशों की समीक्षा करवाने के लिए राज्य ने प्रधानमंत्री की मदद मांगी है। कावेरी, कृष्णा और वेस्टर्न घाट्स में सैलाब की रोकथाम के लिए शाश्वत परिहार हेतु अर्ली वार्निंग व्यवस्था के अनुष्ठान के लिए भी केंद्र सरकार की मदद मांगी गई है। भूक्षरण की रोकथाम की योजना को नेशनल साइक्लोन मिटिगेशन रिलीफ प्रोजेक्ट का अंश बनाने को भी राज्य सरकार ने सलाह दी है। आर अशोका जी ने बताया है कि 56 तालुक और 885 गांव बारिश से प्रभावित हुए हैं। 3,000 घर, 80,000 हेक्टेयर फसल, 3,500 किलोमीटर रास्ते, 104 छोटे सिंचाई योग्य झील और 394 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य के 16 जिलों की 2,032 ग्राम पंचायतों के 75 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और सारण जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर के शहरी इलाकों में घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। पिछले 24 घंटों में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 24 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ से प्रभावित इलाके के लोगों को नद के तटबंधों, राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। अगले 24 घंटों में उत्तर बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अरे आशा दीदी। हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है। गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या आज 22 लाख पार कर गई। आज 62,064 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। लगातार चौथे दिन 60,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस संक्रमण से कल देश में 1,007 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या 44,386 हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 55,000 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए। देश में अब तक 15,35,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 69.33% हो गई है।
इस संक्रमण से मृत्यु दर घटकर करीब 2% रह गई है। इस समय करीब 6,35,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। कल देश भर में 4,77,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 2,45,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केरल में कोविड-19 के संक्रमण के आज 1,184 नए मामले सामने आए। इनमें से 956 लोगों को स्थानीय स्तर पर संक्रमण हुआ है। इस बीच राज्य सरकार ने बताया है कि कोविड-19 से 7 और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में अभी तक संक्रमण से 115 लोग मारे गए हैं। राज्य में आज 784 लोग स्वस्थ भी हुए। फिलहाल केरल में 12,737 लोगों का इलाज चल रहा है। तमिलनाडु में कोविड-19 संक्रमण से 5,914 नए मामले मिलने से राज्य में इस महामारी से प्रभावित लोगों की संख्या 3 लाख को पार कर गई है। हालांकि इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,44,000 तक पहुंच गई है। मुंबई के स्थानीय प्रशासन निकाय ने कोविड-19 के प्रकोप का आकलन करने के लिए सीरो सर्विलांस अध्ययन शुरू किया है। इसमें व्यक्तियों के रक्त नमूने लिए जाते हैं और संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता की जांच की जाती है। सर्वेक्षण का पहला चरण पिछले महीने किया गया था, जिसमें पता लगा था कि शहर में कोविड-19 का ज्यादातर संक्रमण बिना लक्षणों का हो रहा है। एक रिपोर्ट। अगले 12 दिनों तक चलने वाला ये सेरो सर्वेक्षण दादर, माटुंगा, धारावी, देवनार, गोवंडी और दहिसर क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा है कि सर्वेक्षण के दौरान हर्ड इम्यूनिटी और इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज हैं या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। सर्वेक्षण को नीति आयोग, बृहन मुंबई नगर निगम और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर रायगढ़ स्थित मांडवा के लिए एक नाव एम्बुलेंस सेवा स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सड़क से 3.5 घंटे की तुलना में नाव से मरीजों को मुंबई के अस्पताल में लगभग 30 मिनट के अंदर लाया जा सकेगा। इस सेवा से रायगढ़ में बसे 1000 गाँव के लोगों को आपातकाल के समय जल्द से जल्द चिकित्सा और उपचार की सुविधा मिल पाएगी। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के उन लाभार्थियों को भी निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी जो कोरोना संक्रमण का शिकार होंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि निजी अस्पतालों को इस इलाज के खर्चे का भुगतान राज्य सरकार करेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 1,300 नए वेंटिलेटर खरीदे गए हैं ताकि कोविड-19 के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। एक रिपोर्ट। प्रदेश के कोरोना रोगियों को निजी अस्पतालों में भी अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए मुख्य सचिव निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ बैठक करेंगे। वंदे भारत अभियान के तहत अब तक 26,000 से ज्यादा प्रवासी राज्य में लोग चुके हैं, जिनमें से 19,000 को क्वारंटीन किया गया है। राज्य सरकार जांच की क्षमता को बढ़ाने पर निरंतर जोर दे रही है और अब तक 17 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच राज्य में आज 598 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से सबसे ज्यादा 111 लोग सीकर के हैं। अलवर में 101 तथा कोटा में 100 संक्रमितों का पता चला है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न भागों में फंसे जम्मू कश्मीर के 2,99,000 से अधिक लोगों को वापस लाया गया है। इन लोगों को सभी आवश्यक दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने के बीच सड़क के जरिए लखनपुर और विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश लाया गया। विभिन्न राज्यों से 110 विशेष रेलगाड़ियों के जरिए जम्मू और उधमपुर के 92,299 लोग वापस आए। लखनपुर के रास्ते सड़क से अब तक करीब 2,07,241 लोग वापस आए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। श्री मुखर्जी ने पिछले सप्ताह अपने संपर्क में आए लोगों से अनुरोध किया है कि वो आइसोलेशन में रहें और कोविड-19 की जांच कराएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा से बात की और उनके पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम सेना के आरआर अस्पताल गए और श्री मुखर्जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों को साफ रखने की सलाह दी है।
regular hand washing should be done. So those who in an area where there is coronavirus infection should wash their hands regularly. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others in the crowded places. And if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है और इस संबंध में जो उपाय किए गए हैं उनके अच्छे परिणाम आए हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे वो है जालिम लोशन, दाग को जो पल में हरे वो है जालिम लोशन। पीढ़ियों से प्रचलित वही नाम वही काम, जालिम लोशन, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों और द्वीप समूह वाले राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा को तेजी से मजबूत करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार सामरिक महत्व वाले और सीमांत क्षेत्रों के गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए स्थायी प्रणाली बनाने के लिए सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया। कोविड-19 से ठीक होने की दर 69.33% हुई और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को दी गई राहत से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि छोटे उद्योगों को राहत देने के लिए सरकार ने हाल में कई कदम उठाए हैं। श्री गडकरी फिक्की के छोटे उद्योगों के एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों के लिए घोषित किए गए 3 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज में से 1,20,000 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। श्री गडकरी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से छोटे उद्योगों के सभी भुगतान प्राथमिकता के आधार पर चुकाने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में हम आपको डिजिटल इंडिया की दिशा में किए गए विशेष उपायों की जानकारी देना चाहेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने भारत को डिजिटल रूप में सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने पर विशेष बल दिया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। पिछले 5 वर्षों में डिजिटल इंडिया की यात्रा सशक्तिकरण, समावेशन और रूपांतरण पर केंद्रित रही है। इस कार्यक्रम ने भारतीय नागरिकों की पहचान से संबंधित सभी पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। एक रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने कोविड-19 के दौरान भी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की हैं। इनमें आरोग्य सेतु, ई संजीवनी, माई जीओवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों में जागरूकता पैदा करना शामिल है। ई सेवाओं की संख्या 2014 में 2,463 थी, जो इस वर्ष मई में बढ़कर 3,858 हो गई। इस तरह दैनिक और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन 2014 के 66 लाख से बढ़कर 2020 में 16 करोड़ 30 लाख पर पहुंच गया। 125 करोड़ 70 लाख नागरिकों को आधार कार्ड जारी किया जा चुका है। सरकार के 56 मंत्रालयों से 426 कार्यक्रमों के अंतर्गत 11,10,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए लोगों को भेजे गए हैं। देश में 117 करोड़ मोबाइल कनेक्शन और 68 करोड़ 80 लाख इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डिजिटल माध्यम से रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन के कई पहल का शुभारंभ किया। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा नए ढांचागत सृजन का भी उद्घाटन किया। ये रक्षा मंत्रालय के आत्मनिर्भर सप्ताह का हिस्सा है। इस अवसर पर श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का उल्लेख किया।
रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण, बुनियादी ढांचे में निवेश और विनिर्माण क्षमता बढ़ाने की दिशा में अनेक कदम उठाए जाएंगे। इन कदमों से घरेलू रक्षा उद्योग के लिए बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने उर्वरक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उर्वरक और कृषि विभाग ने कृषि उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों के अधिकतम उपयोग के संबंध में संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। इसका उद्देश्य किसानों को जागरूक करना है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाने के लिए है। नई शिक्षा नीति से छात्र भारतीय मूल्यों, संस्कृति और भाषाओं से परिचित होंगे। श्री निशंक आज नई दिल्ली में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। श्री निशंक ने कहा कि ये प्रस्तावित सुधार केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयास से ही लागू हो सकते हैं। वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन डैशबोर्ड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी का उद्घाटन किया। इस डैशबोर्ड से बुनियादी क्षेत्र की परियोजना के बारे में सभी जानकारियां मिल सकेंगी। इस डैशबोर्ड www.indiainvestmentgrid.gov.in का संचालन इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड कर रहा है। वित्त मंत्री ने सभी संबद्ध विभागों और मंत्रालयों से एनआईपी पर परियोजनाओं की जानकारी तेजी से अद्यतन करने को कहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा कर्मचारियों के लिए नई दिल्ली के आरकेपुरम में 46 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आवासीय परिसर का शिलान्यास किया। ये भूखंड इस परियोजना के लिए 2003 में आवंटित हुआ था। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान लगभग 26 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और सामान्य वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की वर्षा हो सकती है और न्यूनतम और अधिकतम तापमान 25 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने या 1 या 2 बार गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। कोलकाता का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। शहर में गरज के साथ वर्षा होने का भी अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लद्दाख में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री जबकि अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 20 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाने या शाम या रात तक सामान्य रूप से बादल छाने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज या आंधी के साथ बरसात होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल उपराष्ट्रपति निवास में एक पुस्तक का विमोचन होगा। इस पुस्तक का नाम कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुस्तक का विमोचन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी की जयंती पर आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री कोविंद और राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों ने पूर्व राष्ट्रपति के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि श्री वीवी गिरी सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भेंट की। श्री सिन्हा ने शुक्रवार को केंद्र शासित क्षेत्र के दूसरे उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों और द्वीप समूह वाले राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा को तेजी से मजबूत करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार सामरिक महत्व वाले और सीमांत क्षेत्रों के गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी।
प्रधानमंत्री ने बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए स्थायी प्रणाली बनाने के वास्ते सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया। कोविड-19 से ठीक होने की दर 69.33% हुई और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को दी गई राहत से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।